हर क्लाइंट का एक अलग एक्सपेक्टेशन होता है, अलग रिक्वायरमेंट होता है। सो उसमें आर्किटेक्चर इज अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट। लैंड ओनर लैंड को या डेवलपर लैंड को परचेज कर रहा होता है। अच्छा, हम ये लैंड परचेज कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हम उस लेवल पे जुड़ते हैं प्रोजेक्ट से। लगभग 20 साल के एक्सपीरियंस में इन्होंने 100 से ज़्यादा इंडिया और अब्रॉड दोनों में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड टाउनशिप्स बनाए हैं। आई फील लाइक मेरा नज़रिया बदल गया। मुझे आज भी ध्यान है एक इंस्टेंस जबकि सर का फोन आया कि नहीं, हमें क्या हो रहा है कि हमें इसमें से 10 या 20 फीट लैंड सरेंडर करनी पड़ेगी। तो वी वांटेड टू क्रिएट समथिंग विच इज ट्रैफिक फ्री। 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद वी आर नॉट ओनली जस्ट आर्किटेक्ट्स, वी आर पार्टनर्स इन द प्रोजेक्ट। जितना दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। आज हमारे साथ हैं एक विजनरी आर्किटेक्ट डॉक्टर पुनीत दुआ जी, फाउंडर ऑफ स्टूडियो सार्थ जयपुर। लगभग 20 साल के एक्सपीरियंस में इन्होंने 100 से ज़्यादा इंडिया और अब्रॉड दोनों में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड टाउनशिप्स बनाए हैं और अभी रिसेंटली इन्होंने जयपुर के सबसे प्रीमियम प्रोजेक्ट द रॉयल रिट्रीट बाय कुलधरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को डिज़ाइन किया है। तो आइए जानते हैं सर से कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है। सर, मोस्ट वेलकम टू द शो। एंड मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि स्टूडियो सार्थ हमेशा हर प्रोजेक्ट को कैसे अलग डिज़ाइन और एक अलग व्यू देता है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आप? Thank you, Tanvi, for inviting us in the show. Definitely interesting question है because जितना दिख रहा है उतना simple है नहीं. After 20 years of experience, every project is a different project. Every site is a different site. तो every client is a different client. Every type of a project is a different project because हम लोग का we have done, मतलब I have done a lot of type of projects like residential किए हैं, commercial किए हैं, टाउनशिप्स किए हैं, अर्बन डिज़ाइन के प्रोजेक्ट्स किए हैं, इंस्टीट्यूशन प्रोजेक्ट्स किए हैं। एंड मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग है बिकॉज सी बीइंग एन आर्किटेक्ट आप एक सिंगुलर बिल्डिंग के बारे में सोचते हो, आप उस बिल्डिंग में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। बट माई स्पेशलाइजेशन इज अर्बन डिज़ाइन. Like urban design is a course which I did after doing architect. So उसमें architecture is about the identity of a project. Urban design में it's a project wherein it fits into the city. Okay. दोनों चीजें important है. Like एक आर्किटेक्चर में आप एक प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो और फिर आप ये भी देख रहे हो फ्रॉम अ मैक्रो लेवल कि ये प्रोजेक्ट सिटी में फिट इन कैसे कर रहा है, उस आसपास का रिक्वायरमेंट क्या है, उस एरिया की मॉर्फोलॉजी क्या है, वहाँ किस तरह का प्रोजेक्ट आना चाहिए, कितना फंक्शनल होना चाहिए। सपोज एग्जांपल अगर सिटी सेंटर में है तो हम एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट बनाएंगे जहाँ पे थोड़े से एलिवेशन फीचर्स होंगे, जहाँ दूर से हम प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएं। प्रोजेक्ट अगर थोड़ा सा दूर है, लाइक सपोज सिटी सेंटर से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर, तो हम लोग कोशिश करेंगे इट हैज़ टू बी अ फंक्शनल प्रोजेक्ट, लिवेबिलिटी आए, फंक्शनैलिटी आए, आसपास के माहौल में जेल कर जाए प्रोजेक्ट। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जनरली ये थॉट प्रोसेस निकालते हैं कि हमें डिज़ाइन करना कैसे, कंसीव कैसे करना है। कोई एक फॉर्मूला नहीं है, इट्स एन एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल टाइप क्या है प्रोजेक्ट का। ओके। तो उस तरह से हम लोग उसको कंसीव करते हैं। डेफिनेटली क्लाइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्लाइंट का थॉट प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट थॉट प्रोसेस कि हम ये बनाना चाहते हैं, इस कॉस्ट पे बनाना चाहते हैं, इस कॉस्ट पे सेल करना चाहते हैं। तो 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद वी आर नॉट ओनली जस्ट आर्किटेक्ट्स, वी आर पार्टनर्स इन द प्रोजेक्ट। तो अगर क्लाइंट बोल रहा है कि हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है तो हमारा भी ओपिनियन आता है कि प्रोजेक्ट ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, आप ऐसे नहीं इसको ऐसे कंसीव करो, सो दैट बिकॉज client will own the project and simultaneously we will own the project. So it's a partnership between both of us. So both of us should own the project. तो हम उस थॉट प्रोसेस से काम करते हैं और हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक टिल द हैंड ओवर, वो हमें तब तक वो एनर्जी भी बना के रखनी है प्रोजेक्ट में। तो हमें भी कन्विंस होना चाहिए कि यस दिस इज द राइट प्रोडक्ट फॉर दिस पार्सल ऑफ लैंड। ओके। तो ये एक ओवरऑल मैंने थॉट प्रोसेस बताया है। आई थिंक इस पूरे को डिस्कस करने के लिए एक अलग से डिस्कशन और चाहिए होगा, बट आई थिंक अभी के लिए थॉट प्रोसेस। सो जैसा आपने बोला कि हर क्लाइंट का एक अलग एक्सपेक्टेशन होता है, अलग रिक्वायरमेंट होता है। तो वंस रॉयल रिट्रीट कम अप्स टू यू, मतलब जब उनके ऑनर्स या दे विल कम टू यू, तो आप उनके क्या एक्सपेक्टेशंस थे एंड हाउ यू कम अप विद दैट?
सी रॉयल रिट्रीट जब तक इस प्रोजेक्ट का नाम नहीं हुआ था तब से मैं इस लैंड से, इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड हूँ. तो हम लोग उस लेवल पे एसोसिएट होते हैं जब लैंड ओनर लैंड को या डेवलपर लैंड को परचेज कर रहा होता है. अच्छा, हम ये लैंड परचेज कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हम उस लेवल पे जुड़ते हैं प्रोजेक्ट से. मुझे आज भी ध्यान है एक इंस्टेंस, जबकि ये अराउंड 6000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, तो इसमें 80 फीट रोड पे है, 4 मीटर वाइड रोड पे है. एंड हमने एक थॉट प्रोसेस देना शुरू किया कि यहाँ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. मेन टाइम में 1-2 महीने हो गए तो इसका प्रोसेस है, जब लैंड को फॉर्मलाइज करते हैं, इसका पट्टा इज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट, जब वो आता है, सर का फोन आया कि पुनीत हमें क्या हो रहा है कि हमें इसमें से 10 या 20 फीट लैंड सरेंडर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रोड है जो हमें पहले नहीं पता था, बट ये रोड यहाँ पे आ रही है. तो हम लोग ये कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ का मास्टर प्लान अभी बना नहीं है, कि हम इस रोड को अवॉइड करके हमारा लैंड पार्सल बड़ा कर सकते हैं, सो दैट इट हेल्प्स यू इन डिजाइनिंग. तो ये उनका थॉट प्रोसेस था. ठीक है. बट मुझे जैसे पता पड़ा कि इधर एक रोड आ सकती है, तो आई टोल्ड हिम कि लैंड जा रही है, जाने दो, बट इट विल बी अ कॉर्नर प्लॉट. राइट. सी, हमारे लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी हो जाती है. अभी हमारा 80 फीट रोड पे है, एंड आवर लार्जर जो प्लॉट का लेंथ है वो भी रोड पे आ जाएगा. राइट. तो व्हाट वाज कंस्ट्रेंट फॉर हिम, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन गई. तो हम लोग उस लेवल पे एसोसिएटेड है इस प्रोजेक्ट से कि क्या बेटर हो सकता है, क्या बेटर हो सकता है लैंड के लिए, डेवलपर के लिए, प्रोजेक्ट के लिए. अगेन ये हो गया लैंड के बारे में. बट हिज डिजाइन वाज वेरी सिंपल. ही वांटेड अ मिनिमलिस्ट एंड प्रैक्टिकल काइंड ऑफ अ डिजाइन, बिकॉज वी न्यू कि कहाँ लोकेशन है प्रोजेक्ट का, कि वैशाली एक्सटेंशन में है, वैशाली से थोड़ा सा दूर है. सो वी वांटेड अ प्रैक्टिकल एंड अ फंक्शनल प्रोजेक्ट कि लिवेबिलिटी आए. लोग जो आए, लोग थोड़ा सा दूर ट्रैवल इसलिए करेंगे कि उनको बड़ी स्पेसेस पीसफुल मिले, उनको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिले. तो हमने भी यही बोला कि हमें इसमें बड़े अपार्टमेंट्स चाहिए. सी, जो भी स्पेस है वो लिमिटेड है, 6000 मीटर प्लॉट. तो यहाँ पे लिवेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अगर हम लोग बजट एक बजट लेके चलते हैं, तो हमने बोला कि इस बजट में हम लोग बड़ा ऑफर कर सकते हैं यूजर्स को. तो वी wanted to create something which is functional and चारों तरफ से ओपन स्पेस हो. तो ओपन स्पेस इज बिग क्राइटेरिया. अगर आप देखेंगे सिटी के अंदर हर किसी को चाहिए, सबको ओपन स्पेस चाहिए. सब चाहते हैं कि मेरा प्लॉट या मेरा अपार्टमेंट कॉर्नर वाला हो. तो उस थॉट प्रोसेस से हमने इसका डिजाइनिंग इनिशिएट किया. सो दिस वाज अबाउट द लैंड, दिस वाज अबाउट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक्स. एंड ठीक है. और सर कि आपने जब इसको डिज़ाइन किया तो आपकी बैक एंड फिलॉसफी क्या थी? क्या आपने सारी चीज़ें इनपुट्स लिए और उसके बाद इसको डिज़ाइन किया? सी, आई थिंक द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट इन एनी रेजिडेंशियल डिज़ाइन, आप इसको एक हाई एंड अपार्टमेंट कह सकते हो. बिकॉज सी, हाई एंड का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत हाई स्पेक्स लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. सो इट इज इन टर्म्स ऑफ स्पेसेस, कि हम स्पेसेस कैसे दे रहे हैं. तो समहाउ ये अपार्टमेंट तो हम लोग डिजाइन करेंगे, बट हाउ द कैंपस विल रिस्पॉन्ड टू द डिजाइन. राइट. तो वी वांटेड टू क्रिएट समथिंग व्हिच इज ट्रैफिक फ्री. ओके. द वन एंड द ओनली कॉन्सेप्ट एट अ लार्जर लेवल. मैंने आपको बताया है कि फ्रॉम अ सिटी पर्सपेक्टिव, बिकॉज आई एम नॉट ओनली एन आर्किटेक्ट, आई एम एन अर्बन डिजाइनर. तो उसके हिसाब से भी हम सोचते हैं कि जब अंदर कोई आए तो उसको एक ट्रैफिक फ्री कम्युनिटी मिले, सो दैट जो उसका ग्राउंड फ्लोर है वो उसको लगना चाहिए इट्स अ गार्डन. तो वो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थॉट प्रोसेस, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. आप जब भी प्रोजेक्ट में एंटर कर रहे हैं तो उसके बाद आप क्या फील कर रहे हैं. सी, आप रेजिडेंशियल डिजाइन, एक अपार्टमेंट डिजाइन इसीलिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्रिकी है, बिकॉज यू नो मॉर्निंग में यू आर गोइंग आउट ऑफ द होम, एंड इवनिंग में यू आर कमिंग टू द होम. तो जब आप इवनिंग में आते हो तो आपका माइंड ऑलरेडी टायर्ड है, तो उसको क्लटर फ्री करना जरूरी है. वो इम्पोर्टेंट है. तो whenever you enter, see, we are living in India, we know how infrastructure is, right? But जहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस अगर हम कंट्रोल करके हम कुछ यूनिक दें एंड यूजर को, वो हमारा
आइडियोलॉजी है, फिलोसफी है, फिर इंसान खर्चा करने में भी नहीं सोचता नहीं है। सोचता Right. कि जब आप एंटर कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस ले रहे हो। सी आई नो जब तक ये डिजाइन रेडी नहीं होगा तब तक लोगों को शायद समझ नहीं आएगा। बट पेपर पे या वॉक थ्रू के जरिए या मॉडल के थ्रू वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि हमने क्या थॉट प्रोसेस लिया है। तो ट्रैफिक फ्री, आई वुड से ट्रैफिक फ्री कम्युनिटी, ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थॉट प्रोसेस था। इट टुक टाइम फॉर अस टू कन्विंस द डेवलपर कि हमें ट्रैफिक फ्री बनाना है बिकॉज इट वॉज अ कॉस्ट। ओह या आराम से एक बेसमेंट और एक स्टिल्ट में इजी हो सकता था। वी कन्विंस्ड हिम अबाउट द आइडिया। उसका इम्प्लीकेशन आया कि he had to do 2 basements, टाइम, कॉस्ट, एवरीथिंग। तो रोड बनाना इजी होता है। इजी है बट 2 बेसमेंट नीचे बनाना, पार्किंग अकोमोडेट करना, ग्राउंड पे ग्रीन देख के सबको अच्छा लगेगा बट उसका थॉट प्रोसेस क्या है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो आई थिंक फॉर मी दैट वाज वन इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजी बिहाइंड द डिजाइन। सर जैसे कि अभी आपने बोला कि वी आर मेकिंग इट अ व्हीकल फ्री जोन ऑन द ग्राउंड फ्लोर, तो हम उस स्पेस को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? आई थिंक जो अभी हमने डिस्कशन किया उसको और आगे लेके जाते हैं, विल गो इनसाइड द प्रोजेक्ट। बिल्कुल। So there are 2 aspects to this question. I'll try to answer. One is the experience when you enter into the community. तो हम लोग एक ट्रैफिक फ्री कम्युनिटी में, व्हीकल फ्री कम्युनिटी में एंटर कर रहे हैं। तो what we have tried to do, why we have done a traffic free community, so that we wanted to create an experience of connecting indoor and outdoor spaces. Okay. So outdoor is all landscape. There is a pool deck, there is gazebo, senior citizen के लिए spaces हैं, एक मंदिर है, kids play area है, play courts हैं। तो ये हमारा outdoor का space है। Right. Now only outdoor space will not make a lot of sense. Right. So what we have created, all the ground floor we have dedicated for club and amenities. So there will be a departmental store there. There will be a convenience store. So there will be huge lobbies because there are 2 towers as you will see the design. So we have created huge lobbies at the ground floor. The reason for creating the lobbies, see, we wanted to create a divide between a public space and a private space. Right. So all the ground floor is a public space where all the public is coming. आपका मल्टीपर्पज हॉल भी है, आपकी स्विमिंग पूल है, आपके चेंज रूम्स हैं, जिम्नेजियम है, आपका इंडोर गेम्स है, ये सारी स्पेसेस हैं और ये स्पेसेस इंटरेक्ट कर रही हैं आउटडोर स्पेसेस से। सो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी की लाइफ की बात करें, इफ समबडी इज डूइंग जिम्नेजियम में जिमिंग कर रहा है या योगा में उनकी वाइफ या उनकी मदर योगा कर रहे हैं, बाहर बच्चे खेल रहे हैं और बाहर सीनियर सिटीजन भी बैठे हुए हैं, तो इट बिकम्स इंटरेक्टिव स्पेस। Okay. तो आप ग्राउंड फ्लोर देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारा अंदर क्लब है, बाहर लैंडस्केप, देयर आर लॉट ऑफ ग्लास सो दैट इट बिकम्स इंटरेक्टिव स्पेस। एंड हमारी लॉबीज हैं 2। So these 2 lobbies become drawing room, living spaces for all the tower owners, for all the homeowners. So आपको किसी को बुलाना है, so you don't want to invite them into the house. So आप ground floor पे बुलाओ, ये लॉबी कैफे, you can discuss like you do in hotel lobbies. Right now, lot of meetings are done in lobbies. Yes. चाहे होटल लॉबी हो, चाहे रेजिडेंशियल लॉबी हो। Exactly. दिस इज दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन एक्सपीरियंस कि ग्राउंड फ्लोर पे इस तरह के लॉबीज करें। ट्रैफिक फ्री होगा तो बच्चे भी खेल रहे हैं, वहां पे बड़े भी, Senior सिटीजन भी, अंदर बाहर का इंटरेक्शन है। सो देयर विल बी नो हैसल ऑफ द व्हीकल। सो दैट बिकम्स अ इंटरेक्टिव स्पेस फॉर ऑल। अभी हमारे व्हीकल्स कहाँ जाएंगे? Yes. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हमने बेसमेंट्स में एंट्रेंस पे देयर आर 2 रैम्प्स व्हिच आर गोइंग डायरेक्टली इनसाइड द बेसमेंट। अभी जनरली क्या होता है, बेसमेंट एक ऐसा स्पेस है विच इज नीडेड, मोस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट गोज इनटू द Basement. बट सबसे निग्लेक्टेड स्पेस है। आप किसी भी बिल्डिंग में जाइए तो ना तो प्रॉपरली लेट होगा, Maintenance ना नहीं होता। प्रॉपर उसमें हाइजीन मेंटेन होगा। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बेसमेंट एज अ फैसिलिटी आल्सो। Okay. वो पार्किंग फंक्शनल स्पेस है, पार्किंग हो रहा है बट वो दिखना तो अच्छा चाहिए, Right. वो स्मेल अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल। इट शुड बी प्लीजिंग टू द आईज एंड इट शुड बी अ सेफ स्पेस। Yes. कोई भी डार्क कॉर्नर बेसमेंट में नहीं होना चाहिए, सो दैट आपका वाइफ है, आपका डॉटर है, आपके पेरेंट्स हैं, उन लोग को सेफ लगना चाहिए जब वो बेसमेंट में। Right. So that is the kind of experience we're trying to create in basement, and because we are creating a traffic free community, all the drop offs हैं वो सारे basement में हो रहे हैं।
ओके तो उनकी लॉबीज का हम एक्सपीरियंस ऐसा क्रिएट कर रहे हैं. तो वी हैव क्रिएटेड 2 एक्सपीरियंसेस, वन एट द ग्राउंड फ्लोर विच इज अ ट्रैफिक फ्री, एंड बेसमेंट में वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अनदर लॉबी. तो उसका भी हम एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं. वो भी हम ऐसे सो बेसमेंट विल नॉट लुक लाइक अ बेसमेंट नाउ. should not look like a basement. बेसमेंट में दीवारें हैं चारों तरफ. वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सम आर्टवर्क्स ऑन दैट सो दैट जब भी आप जाओ तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स हो, सूदिंग लगे. इसको प्लीजिंग हो और सेफ स्पेस हो. सो इस आइडियोलॉजी के अराउंड हमने ग्राउंड फ्लोर और जो बिलो द ग्राउंड स्पेसेस को डिजाइन किया है. नाइस. सर हम बात करते हैं एक और चीज पे. मैं ब्रोशर देख रही थी तो मैंने देखा कि हमने रूम साइजेस एज वेल एज द बालकनी साइजेस वो बहुत ज़्यादा अच्छे दिए हैं. देयर आर लॉट ऑफ स्पेस. सो जनरली लोग नहीं देते हैं इतना बड़ा स्पेस बालकनी को एंड उसको वो प्रोमिनेंस नहीं देते हैं. तो आपने किस आइडिया के बिहाइंड इसको डिज़ाइन किया इस स्पेस को? अच्छा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैक्रो लेवल पे ले जाते हैं कि अगर हम देखेंगे तो हमारा इसके अंदर प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट साइजेस भी बड़े हैं. दे आर बिगर अपार्टमेंट साइजेस कंपेयर्ड टू normal apartment sizes. So starting from approximately 3,000 square feet going as high as 3,700 square feet to 3,800 square feet sellable areas हैं. So COVID के बाद there was a shift in trend कि COVID के समय ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है. अब ये लाइफ दोबारा नहीं है. नहीं आएगी. So पहले जो हमारा सोच था कि अब हम ये कर लेंगे, 5 साल बाद ये करेंगे, 10 साल बाद ये करेंगे. सो पोस्ट कोविड देयर वाज अ चेंज इन द ट्रेंड कि जो करना है आज करना है. लोगों का परचेजिंग पावर भी बढ़ा बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट. सो नाउ पीपल हैव गुड परचेजिंग कैपेसिटी एंड दे हैव दैट एस्पिरेशन ऑल्सो. और उनको समझ भी आता है कि व्हाट डज आई वांट, वो चाहिए उनको. दे आर वेरी क्लियर अबाउट कि मुझे अपार्टमेंट साइजेबल चाहिए, मुझे ब्रीदेबल घर चाहिए. इट्स नॉट ओनली अबाउट द डेक्स. यस, balconies and decks are almost 20% of the overall carpet area. It's right because outdoor spaces are equally important as indoor spaces. Apartment size, the room sizes are bigger as compared to other designs or other competitors in the market. But one important thing which we focused on is the common area. Okay. अगर in terms of proportionately आप living, dining और common space को compare करेंगे बेडरूम से ओवरऑल अपार्टमेंट साइज से, दे आर ह्यूज. सो इट्स नॉट, लिविंग रूम भी बड़ा एक लिविंग स्पेस है, डाइनिंग एरिया अलग है, लिविंग एरिया अलग है, उन दोनों के साथ डेक अलग है. सो देयर इज अ प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन. इफ यू वांट टू सेग्रीगेट अ डाइनिंग स्पेस यू कैन डू इट. यू वांट टू सेग्रीगेट अ लिविंग स्पेस यू कैन डू इट. सो जो हमारा जो फोकस था वो अपार्टमेंट साइज बड़ा होने के साथ साथ खाली रूम साइजेस बैल्कनी पे नहीं था. हमारा था कि कॉमन एरिया बड़ा होना चाहिए. सो आपका एक गेट टुगेदर है, आपको कुछ आपके फ्रेंड्स आए हैं, आपके गेस्ट आए हैं, रिलेटिव्स आए हैं, यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ स्पेस कि आप अराउंड 20-25 लोगों को आप उसमें ही केटर कर सको. यू डोंट नीड टू हैव बिकॉज इट्स अ प्राइवेट स्पेस, राइट. सो ये भी ट्रेंड चेंज हुआ है. मतलब पहले एवरीथिंग वाज मल्टीपर्पज हॉल में जाना, नाउ एवरीबडी सबकी क्लोज सर्कल है, तो वो एक स्पेस एवरीबडी नीड्स. सो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था हमारे ओवरऑल डिजाइन में. जितने भी अपार्टमेंट्स आप देखेंगे इस रॉयल रिट्रीट में, दे हैव क्रॉस वेंटिलेशन, वो भी एल शेप में है. सो दे आर ह्यूज स्पेसेस. सो एक कमेंट स्टार्टिंग में आया भी था कि आपने इतना सारा लिविंग डाइनिंग दिया है और अपार्टमेंट साइज और छोटा हो सकता था, इसको ऑप्टिमाइज करें. बट वी वर वेरी श्योर एंड यस डेवलपर्स उन्होंने मानी हमारी बात कि चलो इस पे आगे बढ़ते हैं. सो ओवरऑल डिजाइन में एक इम्पोर्टेंट नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स भी जैसे बहुत स्पेसिफिक 104 ही है, तो वेरी लिमिटेड. ये एक अलग स्टोरी है बिकॉज सी एवरी लैंड एक प्राइस के साथ आता है एंड गवर्नमेंट जो अलाउ करती है बनाने के लिए, डेवलपमेंट अथॉरिटीज अराउंड 40% ग्राउंड कवरेज बनाने देते हैं. सो वी कुड हैव डन एटलीस्ट 20-25 अपार्टमेंट्स मोर इन दिस लैंड पार्सल कर सकते थे आराम से. बट बिकॉज दे वर वेरी श्योर डेवलपर्स कि हमें अच्छा डिजाइन बनाना है, हमें हर अपार्टमेंट को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, तो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड 2 towers. every apartment does not share any wall with other apartment. Okay. So it's a free apartment. तीनों तरफ अपार्टमेंट फ्री है. एक अपार्टमेंट, एक टावर में 4 ही अपार्टमेंट हैं, सबको कॉर्नर व्यू है. देयर इज नो
अपार्टमेंट जिसको कोई सिंगल व्यू है या फिर कोई भी जिसको कहते हैं ना कोई भी कॉम्प्रोमाइज अपार्टमेंट नहीं है ओके कि भाई एटलीस्ट जनरली क्या होता है सबको सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। एक लॉबी में 4 अपार्टमेंट है, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस है, हर अपार्टमेंट एक कॉर्नर अपार्टमेंट है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज अपार्टमेंट नहीं है। सर आप सस्टेनेबिलिटी के चैंपियन माने जाते हो इस फील्ड में, तो आपने रॉयल रिट्रीट में कैसे उसको मैनेज किया है, क्या चीज़ें रही हैं, आप वो मुझे बताएं। इसी ग्रीन बिल्डिंग और सस्टेनेबिलिटी दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स मान लीजिए। सो देर इज अ ग्रीन रेटिंग विच इज गिवन टू अ प्रोजेक्ट जब सर्टेन पैरामीटर्स आप फुलफिल करते हैं, एंड वन इज अ सस्टेनेबल डिजाइन वेर इन यू डजंट हैव अ रेटिंग, राइट, बट आप वो सब चीजें कर रहे हैं जो उस बिल्डिंग को ब्रीथ करने के लिए लॉन्ग टर्म लिवेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। सो ग्राउंड फ्लोर पे हमने इसीलिए, मैं वापस बोलूंगा, ट्रैफिक फ्री रखा है। Huge landscaping is on the ground floor. So I think the first and foremost important landscape खूब है ground floor पे. Very little pavements and all are there. Everything is green. Lot of trees are there. Lot of shrubs are there. Lot of plantation are there. जब हम landscaping की बात करते हैं, हमने decks दिए हैं काफी अपार्टमेंट्स को. हर अपार्टमेंट को काफी, मतलब 20% ऑफ द ओवरऑल कार्पेट एरिया इज balconies and decks. So there is an opportunity for the homeowner to put a lot of plants in the balconies so that जब भी एयर फ्लो आता है, आप balcony का डोर ओपन करते हैं तो you get a good breeze. क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा है. सो बिकॉज क्रॉस वेंटिलेशन जितना होगा हर रूम के अंदर, ड्राइंग डाइनिंग में क्रॉस वेंटिलेशन है, हर रूम के अंदर एक लार्जर विंडो है विच इज ओपनेबल. सो जितना क्रॉस वेंटिलेशन होगा, जितना एयर सनलाइट अपार्टमेंट में आएगी, उतना जर्म्स डिस्ट्रॉय होंगे. तो लॉन्ग टर्म लिवेबिलिटी के लिए, हेल्थ के लिए ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. फिर हमने डबल वॉल सिस्टम दिया है. जितना भी अपार्टमेंट्स है उसका आउटर वॉल जो है वो ऑलमोस्ट 50 to 60% जो वॉल्स हैं वो डबल वॉल है, सो दैट हीट देर से ट्रांसमिट ऑन द, सो देयर इज अ लेस लोड ऑन एयर कंडीशनिंग. सो इसको सबको मतलब हर एक्सपेक्ट में कस्टमर को ध्यान रखते हुए हमने सस्टेनेबिलिटी के जो की पॉइंटर्स हैं उनको ध्यान रखते हुए डिजाइन किया है इसको. एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आई थिंक हम लोग की रह गई थी, ऑन द ग्राउंड फ्लोर वी हैव created a nice pool deck, okay, which is between both the blocks. Okay. So generally क्या होता है कि हमें इस तरह से पूल डिजाइन करते हैं कि उस पर हमेशा शेडो नहीं आता है. हाँ. सो यूजेबिलिटी, फंक्शनैलिटी कम हो जाती है. तो हमने स्पेसिफिकली पूल को अंदर रखा है, बिकॉज हमने जब शेडो स्टडी किया था, शेडो एनालिसिस किया था ओवरऑल बिल्डिंग ब्लॉक का डिजाइन करते वक्त, तो सेंटर के अंदर ज्यादा धूप, ज्यादा लाइट नहीं पहुंच रही थी. सो स्पेसिफिकली वी प्लान अ पूल डेक इन सेंटर सो दैट एक डिफरेंट तरह का फंक्शन ऐड हो. आपका दोनों तरफ क्लब है तो यू पीपल कैन डू अ लॉट ऑफ पूल पार्टी करना है या कुछ भी गेट टुगेदर करना है तो पूल में कर सकें. एंड देयर इज अ पॉज इन द ओवरऑल डिजाइन. देयर इज लॉट ऑफ लैंडस्केपिंग ऑल अराउंड. इन द सेंटर देयर इज अ पूल. सो ओवरऑल एक पॉज है, एक अच्छा वाटर फीचर है, किड्स के लिए एक अलग से प्ले एरिया है. तो ये एक इम्पोर्टेंट फीचर था जो हम लोग बात करना हमसे. सर अभी हम फीचर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आप बताएंगे रॉयल रिट्रीट में क्या यूनिकनेस है और प्रोजेक्ट्स के अलावा, प्लस ये जयपुर के अदर प्रोजेक्ट से क्यों अलग है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जो आप बताना चाहेंगे. हम इसके बारे में ओवरऑल बात कर चुके हैं, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्रॉस वेंटिलेशन ऑफ द अपार्टमेंट, डबल वॉल सिस्टम है, ह्यूज लैंडस्केपिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर है, एक लॉबी में 4 ही अपार्टमेंट है, एवरी अपार्टमेंट इज अ कॉर्नर यूनिट, एंड डेफिनेटली लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑफ द डिजाइन. आप जितना भी डिजाइन दो, लोकेशन अगर थोड़ा सा फार फ्लंग है तो इम्पैक्ट आता है सेलेबिलिटी पे, ओवरऑल परसीविंग ऑफ द डिजाइन पे. सो वैशाली एक्सटेंशन है, वैशाली के वेरी क्लोज है, डेवलपिंग एरिया है. सो आई थिंक ये जो ओवरऑल पैकेज है, आई थिंक इट्स अ गुड पैकेज. सो I hope that this becomes a good and successful project for the developers and for us as well.
सर मैंने रॉयल रिट्रीट का ब्रोशर देखा था एंड उस टाइम मुझे सब चीज़ समझ में आ रही थी कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं हम, बट आपसे जब मैंने सुना है, उसका विजन सुना है, उसके बैक एंड की स्टोरी सुना है, आई फील लाइक मेरा नज़रिया बदल गया है। जो भी चीज़ें आ रही हैं वो देखने में जब आएंगी तो और ज़्यादा बेहतरीन लगेंगी। अभी जो मैंने सुना है मेरे को सुन के गूज़बम्स आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जो भी ऑडियंस हमें देख रही है उनका भी नज़रिया बदल जाएगा रॉयल रिट्रीट को देखने का। और इसी के साथ हम कैबिन कन्वर्सेशन का ये एपिसोड क्लोज करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। थैंक यू।